नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सकुशल होंगे। मैं विवेक कुमार बिट्टू अपने यूट्यूब चैनल विवेक कुमार बिट्टू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग गुप्त वंश के कला और संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह गुप्त वंश का तीसरा पार्ट का वीडियो है और 17वां एपिसोड। तो आज हम लोग गुप्त वंश के कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिए, इससे आपको बड़ी आसानी से गुप्त वंश के कला के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफल बनाने में काफी मददगार साबित होगा। गुप्त काल में कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। कला के विकास के फलस्वरूप गुप्त काल को क्लासिकल युग अर्थात स्वर्ण युग के नाम से जाना गया है। गुप्त काल में मूर्ति कला का और मंदिर कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्त काल से पहले स्तूप बौद्धों के लिए पवित्र स्थान होता था, परंतु गुप्त काल भगवान बुद्ध के मूर्ति काफी संख्या में बनाए जाने लगे और भगवान यह है बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित होते थे। गुप्त काल में कला का प्रमुख केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र था। सुल्तानगंज, जो कि बिहार के भागलपुर जिला में है, यहां से भगवान बुद्ध का एक मूर्ति प्राप्त हुआ है जो 7.5 फीट लंबा है और यह 1 टन से भी अधिक वजन वाला मूर्ति है। मथुरा से भगवान बुद्ध का खड़ा मूर्ति प्राप्त हुआ है और सारनाथ से भगवान बुद्ध का बैठा हुआ मूर्ति प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति के अलावा विभिन्न देवी देवताओं का भी मूर्ति गुप्त काल में बनाया गया। मूर्ति कला का विकास आरंभ हालांकि कुषाण काल में ही होने का संकेत मिलता है, परंतु गुप्त काल में मूर्ति कला का काफी विकास हुआ। मूर्ति को बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और धातुओं का उपयोग किया जाता था। विभिन्न देवी देवताओं के मूर्ति में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के झांसी में है, यहाँ का जो दशावतार मंदिर है, यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर है गुप्तकालीन कला का। इसमें पहली बार शिखर का प्रयोग किया गया और यह पंचायतन शैली का मूर्ति है। इसमें द्वारपाल के रूप में गंगा और यमुना की मूर्ति को लगाया गया है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के मूर्ति को लगाया गया है। यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कला का उदाहरण है गुप्तकालीन कला का। दशावतार मंदिर के बाद उदयगिरी में भी भगवान विष्णु के बड़ा मूर्ति का निर्माण किया गया। भूमड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, यहाँ पर भगवान शिव का मूर्ति को बनाया गया था। और खोह में भी भगवान शिव का मंदिर बनाया गया था। नचना कुठार, यह भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। नचना कुठार से मां पार्वती का मंदिर प्राप्त हुआ है, जो कि गुप्तकालीन है। इसके अलावा भीतरगों, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, यहाँ पर जो गुप्तकालीन मंदिर प्राप्त हुआ है वह ईंटों से बनाया गया है। इसमें पहली बार मेहराब का उपयोग किया गया है। इसके अलावा सिरपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से लक्ष्मण का मंदिर प्राप्त हुआ है। यह भी ईंट का बना हुआ मंदिर है। इसके अलावा आपको तिगवा में भगवान विष्णु का मंदिर है। तिगवा के भगवान विष्णु का मंदिर, यह भी हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर में से एक है। भगवान गुप्त काल में मंदिर के अलावा आपको गुफा चित्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। अजंता का गुफा चित्र, अजंता से हमें 29 गुफा चित्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रायः सभी
प्रायः अधिकांश जो है वह नष्ट हो गया है। 6 का अवशेष बचा हुआ है, जिसमें से 16 और 17 नंबर गुफा जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा का निर्माण जो है वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन का संधि विग्रहित व्याघ्रदेव ने करवाया था। 17वीं गुफा से हमें मरणासन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है, जो कि भगवान बुद्ध के भाई नंद का पत्नी थी। इसी का प्रसंग पर जो है अश्वघोष सौंदर्य नंदन का रचना किया था। इसमें मरणासन राजकुमारी के विग्रह को बखूबी बखान किया गया है, उकेरा गया है। इसके अलावा यहाँ पर वैराग्य, भगवान बुद्ध के वैराग्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें वैराग्य के अंतर्गत 4 दृश्य भगवान बुद्ध के जीवन को काफी प्रभावित किया और वे ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े। पहला दृश्य था बीमार व्यक्ति का, दूसरा दृश्य था वृद्ध व्यक्ति का। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद भगवान बुद्ध का हृदय काफी द्रवित हो गया, काफी दुखी हुआ, व्यथित हुआ। उसके बाद बीमार व्यक्ति के बाद वृद्ध व्यक्ति को भगवान बुद्ध ने देखा तो उन्हें लगा क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा। उसके उपरांत भगवान बुद्ध एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए देखा। फिर चौथा दृश्य के रूप में उन्होंने एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा। इन 4 घटनाओं का भगवान बुद्ध के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा और वे वहां से महाभिनिष्क्रमण के लिए निकल पड़े। उसके बाद गुफा नंबर 17 त्याग और बलि त्याग के महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करते हैं। जब भगवान बुद्ध संन्यास ग्रहण करने के बाद भिक्षा के लिए घर पहुंचे तो उनकी पत्नी यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को भिक्षा स्वरूप भगवान बुद्ध को दिए थे। ये दृश्य गुफा नंबर 17 में उकेरा गया है। इसमें भगवान माता के रूप में यशोधरा, पुत्र के रूप में राहुल और पिता के रूप में भगवान बुद्ध को दर्शाया गया। भगवान बुद्ध का प्रतिमा यहाँ पर बड़ा है, जबकि यशोधरा और राहुल का प्रतिमा यहाँ पर छोटा दिखाया गया है। इसके अलावा उदयगिरी का सेब गुहा लेक, इसमें भी महत्वपूर्ण चित्रों को उकेरा गया है। उदयगिरी गुहा लेक को वीरसेन, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का संधि विग्रही था, उन्होंने इसे उकेरा। बाघ का चित्र जो कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया था, यहां से 9 चित्र का उल्लेख मिलता है, साक्ष्य मिलता है, अवशेष मिलता है। यह मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित चित्र इसमें को दिखाया गया है, अर्थात साधारण मानव के जनसमान के जीवन से संबंधित चित्रों को इसमें दिखाया गया है। गुप्त काल में मूर्ति कला और मंदिर कला के अलावा, चूंकि मंदिर निर्माण का शुरुआत गुप्त काल में ही हुआ था और यहाँ से परंपरा आगे बढ़ी। इसके बाद चित्र का भी हुआ और यहाँ पर स्तूप के रूप में धामेक, जो कि सारनाथ में है, भगवान बुद्ध का एक स्तूप भी मिला है। स्तूप में भगवान बुद्ध के अस्थियों को सुरक्षित रखा जाता था। यह बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थल होता था। गुप्त काल में स्तंभ लेख का भी काफी उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति को लिखने का श्रेय हरिसेन को जाता है, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था। हरिसेन चंपू शैली में प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था उसका उल्लेख नहीं मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि शकों पर विजय के उपरांत लोह स्तंभ महरौली में लगाया था, वह उसका जो पॉलिश लोह स्तंभ पर किया गया था वह काफी अद्वितीय है, क्योंकि उसकी चमक अभी भी फीकी नहीं हुई है।
जबकि वह खुले आसमान के नीचे है। इसके बावजूद भी उस पर जंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लोह स्तंभ के अलावा मथुरा का शिलालेख, मथुरा का शिलालेख यह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन का है, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है। इसमें पहली बार गुप्त संबंध का उल्लेख किया गया है। कहोम स्तंभ लेख और भीतरी स्तंभ लेख यह स्कंदगुप्त के काल का है। बिलसर अभिलेख यह आपको कुमारगुप्त प्रथम के काल का है। कुमारगुप्त प्रथम के काल का एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, जो कि तत्कालीन समाज का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ देश विदेश के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। इस प्रकार गुप्त कला में हम देखते हैं कि मूर्ति कला पर का भी काफी विकास हुआ और मूर्ति कला के अलावा स्तंभ कला, स्तूप कला, चित्रकला और मंदिर कला का विकास अपने चरम पर था। लेकिन गुप्त काल का राजभवन का कोई अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुआ है। विभिन्न विवरणों से ऐसा पता चलता है कि इस समय का राजभवन बहुमंजिला हुआ करता था और शान शौकत के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन जिस प्रकार से हमें मौर्य काल का राजप्रसाद का अवशेष मिलता है पाटलिपुत्र के कुम्हरार से, उस प्रकार से हमें गुप्त काल का राजप्रसाद का कोई अवशेष तो प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन विभिन्न विवरणों से यह पता चलता है कि गुप्त काल का राजभवन बहुमंजिला था और बहुत ही भव्य था। तो इस प्रकार आज हम लोग गुप्त कला को यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बार बार वीडियो को देखें, इससे आपका जीएस काफ़ी मजबूत होगा और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने में यह उपयोगी साबित होगा। यह वीडियो